वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों में आज अपना अभिभाषण पेश किया और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को संबोधित किया। इस संबोधन में राष्ट्रपति ने अगले 5 सालों के लिए मोदी सरकार के रोड मैप की रूपरेखा सामने रखी। राष्ट्रपति ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। उन्होंने देश में सफल चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को भी बधाई दी और देशवासियों की तरफ से चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विकास की गति को तेज किया जाएगा। किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर करेंगे। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और फैक्स जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों में अपना संबोधन दिया है, अभिभाषण दिया है, सरकार के रोड मैप को रखा है, अगले 5 साल के रोड मैप को पेश किया है, सरकार के कामों के बारे में जानकारी दी कि अब तक क्या कुछ देश में हो चुका है, पिछले 10 साल में क्या हुआ और कहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। किसानों के बारे में भी बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर करेंगे, ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विकास की गति को तेज किया जाएगा। किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं, इस बात की जानकारी दी है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। निर्वाचन आयोग को बधाई दी। देश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे दिल्ली का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, आज संबोधन हुआ महामहिम राष्ट्रपति का, कई बड़ी बातें कहीं, सरकार का रोड मैप पेश किया, लेकिन उनके संबोधन के केंद्र में कहीं ना कहीं किसान रहे और पेपर लीक का जिक्र भी राष्ट्रपति करते हुए नजर आई थी। अमृत। सुमित, अगर देखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण को तो इसमें जहां सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताया गया और जो कामयाबियां रही हैं उसके बारे में बताया गया, और साथ ही साथ जो एक और एंगल था वो था इंटेंट का, कि सरकार का इंटेंट क्या है। और इसमें 2 बातें बड़ी खास रही जो कि इन दिनों विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई हैं, और वो है नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के, और दूसरा विपक्ष की तरफ से संविधान बचाओ को लेकर के जो एक मुहिम खड़ा किया गया है। इन दोनों मुद्दों पर जो है राष्ट्रपति ने बात की, डिटेल बात की, और उन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से इस मामले में एक कानून भी बनाई है और पेपर लीक के जितने भी मामले होंगे उनको सुनिश्चित करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ संविधान को लेकर के कल ही जो है कह सकते हैं स्पीकर जो है उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था, लेकर के आए थे, उस पर निंदा की थी। और दूसरी तरफ आज जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी को लेकर के ही बड़ी बात कही गई कि यह एक संविधान पे अटैक था, हमला था, और क्या ये एक काले डेमोक्रेसी के काले दिनों में से एक है। यानी कि एक तरह से जो भी विपक्ष की तरफ से एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ से एक डिफ्यूज करने की भी कोशिश की गई है, ताकि जो भी बातें विपक्ष की तरफ से एक पब्लिक डोमेन में लाई जा रही है उस पर सरकार का काउंटर क्या होगा वो दिखाने की कोशिश है। स्पीकर महोदय ने भी कही और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात को लाया गया है, इमरजेंसी का जिक्र है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने जो खास मुद्दों पर तवज्जो दी वो था महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल रिलेशन जो इंडिया का है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही वो है डिफेंस डील को लेकर के। जिस तरह से भारत आज के परिदृश्य में वैश्विक ताकतों के साथ अपनी डिफेंस डील कर रहा है, डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीजें, उसका भी एक जिक्र हुआ कि एक नए भारत की तस्वीर है। यानी कि नए भारत की तस्वीर को दिखाने के साथ साथ जो भारत का मौजूदा इंटेंट है उसके ऊपर भी राष्ट्रपति ने जो है जिक्र किया। आप देखना ये है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव जब सदन में पेश होगा तब पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और सबसे बड़ी जो नजर रहेगी जब इतनी बात हो चुकी है नीट और इमरजेंसी को लेकर के, तो विपक्ष क्या कहेगा उसको भी देखना होगा। निश्चित तौर पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है इसको भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार
विपक्ष काफ़ी मजबूत भी है। बहुत धन्यवाद अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की अब समीक्षा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इसकी समीक्षा करेंगे। एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की समीक्षा की जाएगी। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर देते हैं। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, स्कॉलरशिप की समीक्षा हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है सरकार को? देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पर पिछले दिनों लंबे समय से छात्र आरोप लगा रहे थे कि हमको समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है विभिन्न योजनाओं की। यही वजह है कि अब सरकार को समीक्षा करनी पड़ रही है और ये तय करना पड़ रहा है कि ये समय पर मिले। दूसरा, मैं आपको सुमित बताना चाहूँगा, जो ऐसा माना जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का समविचारी संगठन है और भाजपा भी संघ का समविचारी संगठन है। सरकार ही नहीं की है तो पिछले दिनों सवाल खड़े करने वाले संगठनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी था। उन्होंने ज्ञापन सौंपा उच्च शिक्षा मंत्री को कि समय पर 6 महीने से जो है स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव है कि समीक्षा करनी पड़ रही है। छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, इसकी शिकायतें आ रही हैं, इसलिए अब स्कॉलरशिप की समीक्षा खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। श्याम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी कुछ और खबरों से आपसे जानकारी हम लेंगे। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर सड़कों के दोनों ओर लगेंगे पौधे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इंजीनियर्स को निर्देशित किया है, सरकारी दफ्तरों पर भी पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण की व्यवस्था होगी। सड़कों के चौड़ीकरण पर भी पेड़ न काटने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत अच्छी पहल, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आदेश हम कहेंगे। सड़कों के दोनों ओर अब पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम, और निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है उसको रोकने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। पीएम मोदी ने भी अभियान शुरू किया था, कहा था, आग्रह किया था कि एक पेड़ अपने माँ के नाम। वाकई ये बड़ा अभियान है। मध्य प्रदेश में भी इस अभियान की बानगी हमको देखने को मिलेगी और साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि तमाम सरकारी विभाग, क्योंकि सरकारी विभागों के पास ज़मीन ठीक ठाक है, वहाँ वो पौधे रोपेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उन पौधों को बड़ा करेंगे। और जहाँ तक सड़कों की बात है, चैलेंजिंग यही है, चुनौती यही है कि जो पौधे रोपे जाएँ वो बड़े भी हों और पेड़ भी बने। तो इस चुनौती से सरकार जूझ रही है। इसलिए अब तय किया गया है कि वो परिसर जो अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जहाँ इन पौधों की सुरक्षा हो सकती है, वहाँ पौधे रोपना ज़्यादा ठीक होगा। निश्चित तौर पर पौधे लगाना कोई बड़ी चुनौती नहीं होती श्याम, लेकिन पौधों का संरक्षण करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। किस तरीके से संरक्षण होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल से बड़ी खबर, एक बार फिर मोहन सरकार कर्ज लेने वाली है। 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार 73,450 करोड़ रुपए बाजार से कर्ज लेगी। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र से कर्ज लेने की योजना है। फ्रीबीज योजनाओं के चलते सरकार के बजट पर भार पड़ रहा है। सरकार ने अगर 88,000 करोड़ का कर्ज लिया तो मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है मध्य प्रदेश की सरकार। 88,540 करोड़ कर्ज लेगी, बाजार से भी लेगी और केंद्र सरकार से भी लेगी। 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लिए जाएंगे कर्ज के तौर पर, वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से कर्ज लेने की योजना है। फ्रीबीज योजनाओं के चलते सरकार के बजट पर भार पड़ रहा है, अतिरिक्त भार है ये। तो वहीं सरकार के कर्ज लेने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के बाद तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि कर्ज में गले तक डूबे मध्य प्रदेश की हालत ये हो चुकी है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इस पर अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार अब तक का सबसे बड़ा कर्जा लेने जा रही है, 88,450 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये पिछले बार की तुलना में लगभग दोगुना है, जिसमें जो कर्जा लिया जा रहा है जिसमें 15% केंद्र सरकार देगी,
बाकी मार्केट से लेंगे। मार्केट से लेंगे तो इसमें कमीशन खोरी होगी, क्योंकि जिस भी प्राइवेट फर्म से ये कर्जा लेगी सरकार, वो उनके कमीशन भी सेट होते हैं, बाकायदा उनके एजेंट होते हैं, तो कमीशन खोरी भी करेगी। अब बताइए मध्य प्रदेश के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति ये कम से कम 55 से 60 हज़ार रुपये प्रति कर्ज में दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान तो भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जाता था, कमीशन खोरी के लिए कर्जा लिया जाता था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए और आम जनता को सौगातें देने के लिए इस तरह का प्रबंधन किया जाता है। श्रीमान बंटाधार के कार्यकाल में तो प्रदेश का 1/3 बजट अकेले कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए जाता था। आगे बढ़ेंगे, सीधे आपको हम रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन का आयोजन हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय आमजनों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम हाउस में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भारी भीड़ है लोगों की सीएम से मुलाकात करने के लिए। और सीएम जन दर्शन कार्यक्रम के तहत देखिए सीएम विष्णुदेव साय यहां पर मुलाकात करते हुए आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, विभागों के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और कई समस्याओं का तुरंत ही निराकरण करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये देखिए एक एक करके सभी से मुलाकात सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी समस्या लेकर। समस्याओं के निराकरण की भी बात यहां पर आ रही है कि तुरंत ही समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे, सीएम हाउस का ही रुख करते हैं। नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे साथी। नीतीश, बहुत अच्छी पहल है, सीएम से रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं लोग, समस्याएं उनको डायरेक्ट ही बता रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं है, बात बीच में कोई फिल्टर नहीं है, सीधे सीएम से मुलाकात, समस्याएं सीएम सुन रहे हैं, निराकरण का भरोसा भी दिया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, जैसा कि आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। मुख्यमंत्री जहां सभी लोगों के आवेदन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जन दर्शन नाम दिया गया है। पुराने जमाने में एक परंपरा थी कि राजा दरबार लगाते थे, लेकिन ये कोई दरबार नहीं है, जनता को राजा मानकर उसका दर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए कि सभी लोग आ रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री को अपनी समस्या लिखित में दे रहे हैं। डॉक्टर गौरव सिंह कलेक्टर उनके साथ हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ हैं यहाँ के। और थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ, मुख्यमंत्री किस तरह आवेदन ले रहे हैं वो देख ही रहे हैं। किशोर से मैं चाहूँगा, इसके बाद यहाँ ये देखिए जन दर्शन का मंच लगा हुआ है। किशोर, मैं आग्रह करूँगा कि आप इधर दिखाइए, मंच की तरफ दिखाइए और देखिए ये मंच लगा है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो पोडियम है, वहाँ से सीएम तमाम लोगों का जो है आवेदन ले रहे हैं, जो उनकी समस्याएं वो सुन रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ विराजित होंगे, उनको संबोधित करेंगे और संभवतः जो आवेदन हाथ में लिए जा रहे हैं उनको रखकर, पढ़कर, बुलाकर इसी मंच से तमाम जो है चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या है, इसका ये मुद्दा है, इनका ये मुद्दा है और इसके समाधान के लिए अधिकारियों को यहीं से निर्देशित किया जाएगा। किशोर, ये भीड़ दिखाइएगा थोड़ा, बहुत सारी संख्या में लोग आए हैं, बहुत ढेर संख्या में, पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगहों से। ये महिलाओं के लिए अलग स्थान बनाया गया है, दिव्यांगों के लिए अलग स्थान बनाया गया है, वृद्धों के लिए अलग अलग स्थान बनाया गया है। किशोर, थोड़ा आप इधर भी आएंगे, इधर से भी। ऐसा नहीं है सुमित, यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, जैसे खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, स्कूली छात्राएं हैं, कहीं शराब की भट्टी खुली हुई है स्कूल के पास में, उसका मुद्दा लेकर आए हैं, किसी के बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा तो उस मद से खर्च के लिए आए हैं। इन चेहरों को देखिए और लंबी जो कतार है किशोर, वो भी पीछे दिखाइएगा, जो लगातार आ रही है। सुमित, जब हम बाहर से अंदर आ रहे थे उस वक्त भी लगभग 200 से 300 मीटर की लाइन सीएम हाउस के बाहर, फिर 200 मीटर की सीएम हाउस के अंदर, फिर उसके बाद जब हम यहाँ अंदर आए तो यहाँ किस तरह से लोग बैठे हुए हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। व्यवस्थाएं भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, किस किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं, और मैं थोड़ी कोशिश करूँगा अंदर जाकर बातचीत करने की लोगों से और हर एक चीज़ दिखाने की जो मैं दिखाना चाहता हूँ। किशोर, एक बार आप दिखा दीजिए कि किस तरह से आवेदन हो रहा, फिर उसके बाद मेरे पास आइए। ये तस्वीर एक बार फिर दिखा देता हूँ, सीएम जो आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, सभी की समस्याएं सुन रहे हैं सुमित, और प्रतीकात्मक रूप से वो सभी समस्याएं लेने के बाद फिर इधर सीएम मंच की तरफ आएंगे। और मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करता हूँ, जो तमाम महिलाएं आई हैं। आप आ जाइए किशोर, और इनकी समस्या, क्या समस्या लेकर आई हैं आप?
आर्थिक समस्या लेके आई हूँ। क्या आर्थिक समस्या लेके आई हूँ। क्या आर्थिक समस्या? घर गरीबी परिस्थिति है, कर्ज लेके शादी की हूँ। हाँ, तो पेंशन वेंशन नहीं मिलती है? नहीं मिलता। लाडली महतारी बंधन नहीं मिलता? नहीं मिलता। अच्छा, तो जैसे इनकी महतारी बंधन योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है, आप किस समस्या को लेकर आई? माला कौन पहनाया है? सीएम साहब पहनाए? नहीं, वो महिला लोग स्वागत करा गया। हाँ, क्या उधर समस्या है आपकी? घर के आवास, घर के लिए आए। घर नहीं है ना रहने के लिए। हाँ, तो घर के लिए तो घर की मांग लेकर आई हैं। 18 लाख में आपका नाम नहीं है? लोगों को जगह देंगे आने जाने की। और ये देखिए इनकी समस्या घर की। आपकी क्या समस्या है? हाँ, बच्चे का एडमिशन वाले लेना था। कहाँ पे कराना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट स्कूल है जो आत्मानंद में। आत्मानंद में। तो क्या फॉर्म भरे थे, क्यों नहीं हो पाया? होगा अगर बोले थे, अभी नाम नहीं आया है। और कुछ ठीक है हितेश, किसी की आर्थिक समस्या है, किसी को पीएम आवास की समस्या है, किसी को कुछ समस्या है, किसी के बच्चे का एडमिशन है। ये सभी समस्याएं लेकर लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हुए हैं। जन दर्शन जिसे नाम दिया गया है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और मुख्यमंत्री भी समस्याओं का निराकरण करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विभागों के तमाम अधिकारी इस समय मौजूद। नितेश, आप बात करते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गौ तस्करी को लेकर कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी तय करेंगे कि कब परिवहन होना चाहिए और परिवहन गाड़ी पर बड़ा साइन बोर्ड भी होना चाहिए। वहीं बस्तर की स्थिति पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सली कर्मचारियों से उतनी वेतन का पैसा वसूल रहे हैं और उनकी वेतन का पैसा वसूल रहे हैं और भी बहुत सारे मसले चल रहे हैं। निसंदेह गौ तस्करों के ऊपर कठोरता से कार्यवाही होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा भी करेंगे जिसमें जिस क्षेत्र में ये हो रहा है वहाँ पर लोगों को पुलिस प्रशासन से लोग निर्धारित होंगे, नहीं ठीक कर पाने पर वो उन पर कार्यवाही होगी। यह भी तय करेंगे कि किस समय से किस समय के बीच में परिवहन होना चाहिए, जो परिवहन करने वाला वाहन है उसमें बड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए। ये सारी बातें तय करके और अच्छे ढंग से सारे लोगों से सलाह ले करके एक अच्छी नीति के साथ इस पर काम करेंगे। बस्तर में तो कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह का पैसा वसूला जा रहा है नक्सलियों के द्वारा, वहाँ पर लोगों से राशन वसूला जा रहा है, वहाँ पर नोट छापने की मशीन है, पुराना एक लेथ मशीन अंदर है, लोगों के ट्रैक्टर जब्त किए हुए हैं नक्सली। बहुत सारे मसले चल रहे हैं। उधर बेमित्रा में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान विधायक दीपेश साहू ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाई। दरअसल कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी फोन चलाते हुए दिखे, जिसको देखकर विधायक भड़क गए और मंच से ही अधिकारियों को खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर फोन रख दीजिए और मेरी बात सुनिए। पिछली सरकार के कामकाज के तरीके को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। पैसे वालों के बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में कैसे भर्ती हो रहे हैं, ये गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिए बनाया गया है। विधायक दीपेश साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से कहा कि प्रवेश में गड़बड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, मैं भी किसान घर से हूं, तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस नहीं दे सकते। इस कारण से हमारी सरकार संचालित कर रही है आत्मानंद जैसे स्कूल। लेकिन मुझे पता चला है अभी जब मैं यहां पहुंच रहा था कलेक्टर साहब, तो वहां पर कुछ एडमिशन हुए हैं। आत्मानंद में राठी स्कूल है, थोड़ा फोन रखेंगे, थोड़ा सुन लेंगे क्या बोल। खबर मंडला से, जहां पर रेलवे का एसएसई रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है एसएसई ठेकेदार ओम प्रकाश सोनी की शिकायत पर कार्रवाई हुई। मामले की जांच में जुटी हुई है सीबीआई। नैनपुर नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रेलवे का एसएसई रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है एसएसई। वहीं जिले में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के कई छोटे पुल पुलिया थोड़ी सी बारिश में ओवरफ्लो हो जाते हैं। ऐसा ही मामला झाबुआ के पाडल गांव से देखने को मिला, जहां नदी पार कर रहा एक ट्रैक्टर गहरे पानी में डूब गया, फंस गया। घटना की सूचना तत्काल प्रशासन को दी गई और जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया।
ये तस्वीरें देखिए, जेसीबी मशीन वहां पर बुलाई जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉली फंस जाते हैं और फिर जेसीबी मशीन के ज़रिए ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों को ही बाहर निकाला जाता है पानी से। तेज़ बहाव के बीच बैलेंस बिगड़ गया था ट्रैक्टर ट्रॉली का और फंस जाता है ट्रैक्टर। तेज़ बहाव के चलते बैलेंस बिगड़ा। वहीं दमोह के बजरिया वार्ड नंबर 6 में महिलाओं ने देर रात प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित वार्डवासी लामबंद होकर देर रात सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वार्ड की महिलाओं ने लामबंद होकर बिजली, पानी, सड़क और नाली को लेकर मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ये जाम करीब 2 घंटे तक लगा रहा। जब हालात बिगड़ने लगे तो नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और वार्डवासियों को आश्वासन देकर प्रदर्शन को खत्म करवाया।